गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ग्रेट मंत्रा। ग्रेट मंत्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। मैं यहाँ पर आई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नई यूनिट स्टार्ट करी थी जिसका नाम था शिक्षण, टीचिंग। शिक्षण के बारे में हमने पढ़ लिया था कि शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं, शिक्षण की परिभाषाएं देखी थी हमने और हमने देखी थी शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण के चर जो थे वो 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? देखिए, शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया, ये देखा था हमने कि शिक्षण में शिक्षण की प्रक्रिया को करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। किस किस की? एक तो सिखाने वाला होना चाहिए और दूसरा सीखने वाला होना चाहिए। सिखाने वाले और सीखने वाले, ये दोनों व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। उसके साथ ही एक सहायक चर भी बहुत आवश्यक है कि हम सिखाना तो चाह रहे हैं और जो सामने वाला व्यक्ति है वो सीखना भी चाह रहा है, लेकिन हम क्या सिखाएं उसे, उस चीज़ की हमारे पास कमी है, तो हमारे पास पाठ्य वस्तु भी होनी आवश्यक है। तो इसीलिए हमने शिक्षण के जो चर थे वो 3 बताए थे, स्वतंत्र चर और आश्रित चर और सहायक चर। स्वतंत्र चर शिक्षक और आश्रित चर विद्यार्थी, सहायक चर पाठ्यपुस्तक। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब जो हमारा आगे का जो शिक्षण के टॉपिक में हमें आगे जो पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे कि शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं, शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? देखिए, आज हम देखेंगे कि शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, कि आखिर ये जो शिक्षण है ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये हमने कल पढ़ा था, हमने शिक्षण की विशेषताओं में देखा था कि जो शिक्षण है ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कि मतलब मैं यहाँ आपको उसको सिखा रही हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, और आप यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है सीखना, कि जो चीज़ मैं सिखा रही हूँ आप उसको अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उद्देश्य। अब हम ये देखेंगे कि जो शिक्षण के उद्देश्य वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आज हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है हमारे इस टॉपिक से, शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसका वर्गीकरण किसने किया है? शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण V.S. ब्लूम। किसने किया है? B.S. ब्लूम। हम सिर्फ ब्लूम भी याद रख सकते हैं, उनका पूरा नाम B.S. ब्लूम। तो शिक्षण के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो V.S. ब्लूम ने 1956 ईस्वी में किया था। कब किया था? देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, तो ब्लूम ने किया था। ब्लूम महोदय जो है उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। और वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कब किया था, तो कब किया था? 1956 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब देखिए, हम ये देखेंगे कि जो B.S. ब्लूम है इन्होंने शिक्षण के उद्देश्य को कितने प्रकार का बताया है। तो इन्होंने बताया है कि ये जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक या फिर भावात्मक को ही हम बोधात्मक उद्देश्य भी कह सकते हैं, थर्ड है क्रियात्मक उद्देश्य या फिर कौशलात्मक। अब देखिए, ये देखेंगे हम कि शिक्षण के इन उद्देश्यों में क्या होता है। तो ये जो ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, नाम से ही देखिए क्लियर हो रहा है। ज्ञानात्मक उद्देश्य मतलब क्या है? कि हमें बालक को ज्ञान देना है, उसको ज्ञान देना है, जानकारी देनी है। हम जो भी पाठ्य वस्तु से पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ भी सिखाना चाह रहे हैं, उसका ज्ञान दे रहे हैं, तो वो आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। अगला कि भावात्मक या बोधात्मक, इस उद्देश्य में क्या होगा? इस उद्देश्य में हम उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, कि मतलब क्या है कि हम इसमें ये देखेंगे कि वो इन चीज़ों पर किस प्रकार से विचार कर रहा है। क्वेश्चनों के थ्रू तो मूल्यांकन हम ज्ञानात्मक उद्देश्य में ही कर लेंगे, लेकिन अगला जो उद्देश्य भावात्मक उद्देश्य में, इसमें हम देखेंगे कि वो जो चीज़ हमने सिखाई है वो इस पर कैसे अनुक्रिया कर रहा है, ठीक, कैसे विचार कर रहा है। नेक्स्ट है क्रियात्मक या कौशलात्मक में क्रियात्मक उद्देश्य में हम क्या देखेंगे? क्रियात्मक उद्देश्यों का ये होता है कार्य कि वो उस चीज़ के साथ किस प्रकार से समायोजन कर पा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं इनका वर्गीकरण V.S. ब्लूम ने 1956 ईस्वी में किया था।
1956 ईस्वी में वी.एस. ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने बताया था कि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं ये 3 प्रकार के हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ये जो 3 उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इनका भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इनका भी वर्गीकरण किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि इनका वर्गीकरण किसने किया है और कितने भागों में किया है। ठीक, तो पहला आपका है जो ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसका वर्गीकरण किया है ब्लूम ने। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने किया है और उन्होंने इसके 6 भाग बताए हैं। कितने बताए हैं? 6 भाग। ठीक, अब दूसरा आपका हो गया भावात्मक या फिर बोधात्मक उद्देश्य। इसका वर्गीकरण किया है ब्लूम तथा क्रैथवॉल। किसने किया है? ब्लूम तथा क्रैथवॉल। ठीक है, इसको आप नोट करते चलिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। उन्होंने इसका वर्गीकरण, जो भावात्मक उद्देश्य है, इसका वर्गीकरण सन 1964 में किया था। कब किया था? 1964 में। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपके पास तक मेरी क्लियर वॉइस पहुंच रही होगी कि आप जो है अच्छे से सुन के उस चीज़ को लिख पाएँ। मैं अभी फिर से रिपीट कर दूंगी। नेक्स्ट क्या है? क्रियात्मक या फिर कौशलात्मक। इसका वर्गीकरण किया था सिम्पसन ने। ठीक है, सिम्पसन जो हैं उन्होंने क्रियात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया था। ठीक, क्लियर हो गया इतना? देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जो वी.एस. ब्लूम है, इन्होंने 3 शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं, उनका भी वर्गीकरण किया गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है उनका वर्गीकरण ब्लूम ने किया है। दूसरा भावात्मक या बोधात्मक उद्देश्य, इसका वर्गीकरण ब्लूम तथा क्रैथवॉल ने किया है। नेक्स्ट क्रियात्मक या कौशलात्मक उद्देश्य, इसका वर्गीकरण सिम्पसन ने किया है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि इन्होंने इन उद्देश्यों के कितने स्तर बताए हैं और कौन कौन से स्तर बताए हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपको स्तर का नाम दिया होगा और फिर पूछा जाएगा कि ये कौन से उद्देश्य से संबंधित है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसमें हम कौन कौन से स्तर हैं इसके। पहला है ज्ञान, दूसरा बोध। देखिए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारे कार्य जो हैं, ये सारे स्तर ज्ञानात्मक उद्देश्य के हैं। तो ये सारे कार्य हम ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये आपको याद करने हैं। ठीक है, इनको आप समझ लीजिए कि याद करना है, रटना है, जो भी अपनी भाषा में, लेकिन इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इनको समझना नहीं है, इनको आपको याद करना है, ताकि आपसे अगर जैसे आपसे पूछ लिया गया कि विश्लेषण जो है वो कौन से उद्देश्य का भाग है, तो कौन से उद्देश्य का है? ज्ञानात्मक उद्देश्य का। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज की वीडियो जो है, इससे आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, भावात्मक उद्देश्य। अब भावात्मक उद्देश्य के कितने स्तर हैं? भावात्मक उद्देश्य के भी 6 स्तर हैं। भावात्मक उद्देश्य के भी 6 स्तर हैं। कौन कौन से? आग्रहण हो गया पहला, दूसरा अनुक्रिया करना, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा विचारना, नेक्स्ट व्यवस्था, नेक्स्ट चरित्र निर्माण। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ कि अगर बोर्ड विजिबल नहीं है तो आप मेरी आवाज़ को सुनकर अपने नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मेरे ख्याल से विजिबल होगा सब कुछ। नेक्स्ट देखिए, फिर से हम देख लेते हैं कि भावात्मक उद्देश्य जो है उसके कितने स्तर हैं, उसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो पहला है आग्रहण, नेक्स्ट अनुक्रिया करना, नेक्स्ट अनुमूल्यन, नेक्स्ट विचारना, नेक्स्ट व्यवस्था एंड नेक्स्ट चरित्र निर्माण। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो क्रियात्मक उद्देश्य है या कौशलात्मक उद्देश्य हैं,
इनके कौन कौन से स्तर हैं। वर्गीकरण तो हमने देख लिया ना कि किस किसने किया है, ये चीज़ आपको मैंने ऊपर बता दी है। अब हम यहाँ पर इनके स्तर देख रहे हैं। तो क्रियात्मक उद्देश्य का भी 6 हैं। देखिए सारे जो तीनों उद्देश्य हैं, तीनों के 6 स्तर हैं। ठीक, क्रियात्मक उद्देश्य का क्या है, उद्दीपन, नेक्स्ट कार्य करना, नेक्स्ट नियंत्रण, नेक्स्ट समायोजन, नेक्स्ट स्वाभाविकरण और नेक्स्ट आदत डालना। ओके, आई विल रिपीट, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत डालना। तो यहाँ पर आपके जो शिक्षण के उद्देश्य थे कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये हमने देख लिया था। और आज हमने देखा है कि ये जो शिक्षण है, शिक्षण के कौन कौन से कितने उद्देश्य होते हैं, और ये बात किसने बताई है कि शिक्षण के कितने उद्देश्य होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किसने बताई है, बीएस ब्लूम ने। फिर हमने उनके उद्देश्यों का भी वर्गीकरण देख लिया है, और वो किसने किया है वो बात भी हमने देख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हम देखेंगे शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के हैं। देखिए, जो शिक्षण के स्तर हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। देखिए, शिक्षण के चर हमने देखे, वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। शिक्षण की अवस्थाएं देखी, वो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। शिक्षण के उद्देश्य 3 प्रकार के, शिक्षण के स्तर 3 प्रकार के। शिक्षण से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है कि ये चीज़ कितने प्रकार की, भले ही आपको याद ना रहे कि उद्देश्य कितने प्रकार के थे, स्तर कितने प्रकार के थे, आपको 3, जिस ऑप्शन में 3 लिखा मिल जाए आपको वो ऑप्शन राइट कर देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शिक्षण के स्तर जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं। पहला स्मृति स्तर, ठीक है, स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर जो है उस स्तर से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। देखिए लिखा है ना, स्मृति स्तर से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। किसकी, देखिए स्मृति स्तर जो है इससे ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। और ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मतलब स्मृति स्तर में हर्वर्ट की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो हर्वर्ट महोदय हैं इन्होंने अपनी एक पंचपदीय प्रणाली दी है, जिन्होंने उसमें 5 सोपान बताए हैं। तो हर्वर्ट के पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग स्मृति स्तर में किया जाता है, और स्मृति स्तर का प्रयोग जो है वो ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है आपका, दूसरा आपका स्तर है बोध स्तर। अब बोध स्तर जो है वो बोधात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या फिर आप कह लीजिए भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बोध स्तर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो बोध स्तर में मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। किसका, मॉरिसन जो है, मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। मतलब मॉरिसन ने जितने अपने सोपान बताए हैं तो उनका प्रयोग बोध स्तर में किया जाता है। अगला आपका नेक्स्ट और थर्ड स्तर जो है वो है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में आप क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। जो चिंतन स्तर है इसमें क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, और इसमें किसके शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, इसमें हंट के शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। किसका, हंट। अब देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो शिक्षण के स्तर हैं वो 3 प्रकार के हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो शिक्षण के स्तर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तीनों के नाम आपको याद हो गए। फिर आपसे अगर पूछा गया कि स्मृति स्तर का प्रयोग किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो स्मृति उद्देश्यों का प्रयोग ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और इसमें किसकी प्रणाली, हर्वर्ट की पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आगे बोध स्तर, बोध स्तर में बोधात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, और इसमें मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। किसके, मॉरिसन। नेक्स्ट चिंतन स्तर जो है, चिंतन स्तर का प्रयोग क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और इस स्तर में हंट, जो हंट मनोवैज्ञानिक हैं उनके शिक्षण प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि स्मृति स्तर में आखिर हम कौन कौन से कार्य करते हैं। ठीक है, स्मृति स्तर जो है इसमें हम कौन कौन से कार्य करते हैं। तो देखिए, पहला
प्रस्तावना व तैयारी, मतलब हमें जो भी पढ़ाना है उसकी प्रस्तावना, उसकी हम तैयारी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण, नेक्स्ट तुलना व संबंध, मतलब क्या है कि मापना, उनमें तुलना करना या फिर संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट निष्कर्ष व सामान्यीकरण, और नेक्स्ट प्रयोग तथा अभ्यास, मतलब स्मृति स्तर जो है इसमें हम कौन कौन से कार्य करते हैं। तो हम कौन कौन से कार्य करते हैं, प्रस्तावना व तैयारी, नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण, नेक्स्ट तुलना व संबंध, और नेक्स्ट निष्कर्ष व सामान्यीकरण, और उसके बाद प्रयोग तथा अभ्यास, मतलब जो चीज़ हमने सीखी है उसका अभ्यास करना, उस पर प्रयोग करना। तो फिर ये सारी चीज़ें हमें पता चली ना कि स्मृति स्तर में कौन कौन से कार्य करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो बोध स्तर, मतलब बोध स्तर में हम बोधात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, तो बोध स्तर में हम कौन कौन से कार्य करते हैं। बोध स्तर में पहला देखिए अन्वेषण, नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण, नेक्स्ट आत्मीकरण, नेक्स्ट व्यवस्था करना, एंड नेक्स्ट अभिव्यक्तिकरण। तो ये जो सारे कार्य हैं, ये सारे कार्य हम बोध स्तर में कंप्लीट करते हैं। कौन से स्तर में, बोध स्तर में। नेक्स्ट चिंतन स्तर, चिंतन स्तर में क्या करते हैं चिंतन स्तर में हमने जो भी सीखा है, हमें जो भी सिखाया गया या हमें जो सिखाना है, उसमें अगर समस्या आ रही है तो पहला कार्य क्या है, समस्या, मतलब अगर समस्या आ रही है तो हम पहले उस चीज़ को देखेंगे कि समस्या आ क्या रही है। नेक्स्ट परिकल्पना करेंगे, फिर उसके बाद चिंतन मनन, जो समस्या आ रही है फिर हम उसके बारे में सोचेंगे, मतलब उस पर चिंतन करेंगे कि क्या समस्या आ रही है और वो आ ही क्यों रही है। समस्या को आना ही नहीं चाहिए, तो समस्या क्यों आ रही है इस बात का हम चिंतन करेंगे। नेक्स्ट समस्या का समाधान करेंगे। अब देखिए समस्या आई है, ठीक है, समस्या आई पहली बात, उसके बाद हमने समस्या का चिंतन किया कि ये समस्या क्यों आई और इसका समाधान क्या होना चाहिए। फिर क्या किया हमने, समस्या का समाधान किया। तो ये हमने कब किया, चिंतन स्तर में। चिंतन स्तर में हमने क्रियात्मक या फिर कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करी। कैसे करी, हंट के शिक्षण प्रतिमान का उपयोग करके। देखिए आज हमने पढ़ा शिक्षण के उद्देश्य पढ़े, शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ा, फिर उसके बाद शिक्षण के स्तर पढ़े। शिक्षण के स्तर में हमने 3 स्तर पढ़े और हमने ये देखा कि उन स्तरों में कौन से मनोवैज्ञानिक की शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आज के टॉपिक में थी ये सारी आपको याद करने वाली थी, इनमें समझने वाला कुछ नहीं था। इन चीज़ों को आपको याद करना है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि तुलना व संबंध किस स्तर में किया जाता है, तो किस स्तर में, स्मृति स्तर में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें समझनी नहीं है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर आगे हम पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में हम शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, कितने हैं और किस प्रकार से हम जो है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक, आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करती हूँ। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कि फिर जैसे ही मैं आपका क्वेश्चन देखूंगी वैसे ही मैं आपको आंसर कर दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।